हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में जहां पर उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि जब भी मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स आते हैं तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो किस बेसिस पर होता है, इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। हम बात कर रहे हैं रश्मि रेखा त्रिपाठी वर्सेस ब्रांच मैनेजर श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस के बारे में। थोड़ा सा इस केस के बारे में आपको बता देती हूँ। तो 29 मई 2018 में एक रोड एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे एक ट्रक ने अपनी रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से एक गाड़ी को हिट किया जिसमें 39 ईयर ओल्ड मनोरंजन पांडे जी बैठे थे जो ट्रैवल कर रहे थे बहरामपुर से भुवनेश्वर में, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई और बाद में इनकी डेथ हो गई। इनकी वाइफ और इनकी लीगल हेयर ने क्लेम फाइल किया अंडर सेक्शन 166 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और इन्होंने क्लेम जो फाइल किया वो किया 2.25 करोड़ एज कॉम्पनसेशन। अब ये 2.25 करोड़ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन्होंने कैलकुलेट किया था ऑन द बेसिस कि इनकी जो लास्ट इनकम थी मनोरंजन पांडे जी की जो लास्ट इनकम थी सालाना वो थी 15 लाख्स, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है। अगर आप कैलकुलेशन जानना चाहते हैं तो मैंने अपने मोटर एक्सीडेंट क्लेम के वीडियो में सारी कैलकुलेशन बताई है जो कि कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टू लैंडमार्क केसेस, सरला वर्मा प्रणेश ठेठी के केस को इस्तेमाल करते हुए पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अब वहाँ से कैलकुलेशन रेफर कर लीजिए कैसे 2.25 करोड़ आया। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देने से प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे इशू ये नहीं था कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रही है। यहाँ पे इशू क्या आ रहा था, डिस्प्यूट ये था कि कैलकुलेशन अलग आ रही थी। इन्होंने कैलकुलेट किया, उनकी वाइफ ने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट आईटीआर। लेटेस्ट आईटीआर के हिसाब से जो कैलकुलेशन आई थी 15 लाख एनुअल इनकम के हिसाब से कैलकुलेट किया गया, जबकि जो ट्रिब्यूनल है, जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो ट्रिब्यूनल है ना, उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, लास्ट 2 से 3 ईयर्स के आईटीआर का एवरेज आउट करके, इनकम को एवरेज आउट करके जो अमाउंट आ गया कुछ 13 लाख के आसपास। तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई सही कह रहे हैं और 13 लाख के आसपास के अमाउंट के हिसाब से जो अमाउंट बनता है, जो कि बना था 1 करोड़ 85 लाख के आसपास, ये अमाउंट मिलना चाहिए। तो लीगल हेयर्स जो थे उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह समझा कि भाई कैलकुलेशन जो इनकम की है ऐसे अलग अलग तरीके से नहीं हो सकती, देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर गाइडलाइन, एक तरीका होगा जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट लेकर आए गाइडलाइन, उन्होंने बोला जो तो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनका लेटेस्ट आईटीआर देखा जाएगा। मान लीजिए आईटीआर जमा किया आपने जून जुलाई में, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इंक्रीमेंट हुई थी सितंबर अक्टूबर में इंक्रीमेंट हो गई या प्रमोशन हो गया, ठीक है, डेथ इंसान की जो हुई है वो जनवरी में हुई है अगले साल, ठीक है, अब उस टाइम पे तो आईटीआर नहीं है। तो ऐसे में जो प्रीवियस जो आईटीआर है प्लस जो भी इंक्रीमेंट लेटर है, प्रमोशन लेटर हैं, या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, या जो भी आपके पास बैंक अकाउंट में सैलरी आती है उसकी स्टेटमेंट्स हैं, सैलरी स्लिप्स हैं, ये सब भी आप साथ में लगा देंगे तो उसके बेसिस पे इनकम कैलकुलेट की जाएगी जो लेटेस्ट है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं उनके केस में क्योंकि बिजनेस फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो उनके लिए लास्ट प्रीवियस 3 ईयर्स की आईटीआर देखी जाएगी। लेकिन अगर प्रीवियस 3 ईयर्स की आईटीआर नहीं है किसी भी वजह से तो कोई बात नहीं, जितने साल की आईटीआर है वो साथ में देखेंगे कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, कैसा ग्रोथ पैटर्न है, कब प्रॉफिट हुए थे, कब लॉस हुए थे, कोई इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, क्या पोटेंशियल ग्रोथ है बिजनेस का, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इन सबको कैलकुलेट करते हुए रिसेंट अभी एक्सीडेंट से कुछ महीने पहले बहुत ही अच्छा चल रहा था बिजनेस, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स बन गए थे, ये सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद ही जो है इनकम, जो कॉम्पनसेशन के लिए जो इनकम कंसिडर की जाएगी ऐसे की जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है कि एटलीस्ट जो चला गया है वो तो चला गया है, उस लॉस की तो भरपाई हो नहीं सकती, लेकिन एटलीस्ट जब कॉम्पनसेशन दे रहे हैं तो ये ना हो कि अनफेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए। कॉम्पनसेशन जो दिया जाए वो जस्ट और फेयर होना चाहिए और कैलकुलेशन को लेके कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो एक क्लियर मेथडोलॉजी बता दी है और साथ ही उन्होंने बताया इस पूरे केस से ये भी आ गया है कि आईटीआर अपने आप में कितना एक इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूटरी एविडेंस है जब आप इनकम की बात कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों से जो आईटीआर नहीं भरते हैं, आईटीआर भरने से पहले सोचते हैं कि क्या मुसीबत है, क्यों भरे हम आईटीआर, बिल्कुल भरिए आप, क्योंकि आईटीआर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनकम प्रूफ है और इसकी मान्यता हर जगह पे है। आप चाहे लोन लेने जाएँ चाहे कहीं पर भी जाएँ, आईटीआर एक बहुत ही वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो आईटीआर भरते हुए बिल्कुल भी
आप ये मत सोचिए कि ये मुसीबत है, ये मुसीबत नहीं है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। थैंक यू।